मैं पानी वो बोतल को खाली करके चला गया कि पानी इसको नहीं मिलनी चाहिए, पानी मांगे तो मुंह में डंडा कर देना। जब भूलेगा तो कम से कम किसी के मार्फत से मुझे छुड़ा देगा। लेकिन जब लेट हुई तो मैं सोचा कि लगता है खबर नहीं हुई है। मैं हवलदार को कहा कि नंबर से बात कराओ, तो हवलदार डांट के कहता है कि तुम को जितना कहते हैं उतना ही बोलना, आगे मत बढ़ के रुका। रोके आप? जी जी जी। तो रोकने में जो ताखिर किया तो सीधे एक लाठी गाड़ी पे लगी। तो मैं जब बोला कि क्यों मार रहे हैं सर, सर मैं बोला तो सर जब तक के लिए कै थप्पड़ बाल पकड़ के मारा, फिर मार वहाँ पर जितना मारना हुआ हाथ पैर से मारे ही। तो फिर गाड़ी में पैक करके और गाली गलूज खूब किया उन्होंने, जो गाली देना हुआ वो दिया ही। अलमुख्तसर मैं फिर थाना में लाए। थाना में लाने के बाद जब लॉकर में बंद कर दिया, मैं सोचा कि लगता है कुछ देर के बाद मुझे छोड़ देंगे, लेकिन डीएसपी साहब कुछ देर के बाद जब आए तो मुझे बाल पकड़ के मारा। फिर जैसे जहाँ मारा और मारने के बाद हवलदार को कहा लाठी लेकर आओ, इसके चूतर पर लाठी मारो। और जो दो ऐसा लाठी मारना शुरू हुआ कि सर मेरा निशान देखेंगे लाठी के अगर तो आपके भी आंख से आंसू आ जाएगा। हम लोग उतरे हैं प्रशासन के खिलाफ, रोड से लेकर सदन तक हम लोग जाएंगे और न्याय दिलाएंगे। बिहार में सिर्फ मुख्यमंत्री का मुखौटा जरूर नीतीश कुमार हैं, लेकिन यहाँ की सरकार को बीजेपी चला रही है, यहाँ की सरकार को आरएसएस के लोग चला रहे हैं। और आरएसएस के इशारे पर प्री प्लान अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर इस तरह से हमले किए जा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त आप देखना शुरू कर चुके हैं पक्की खबर, सच है तो खबर है। मेरी मौजूदगी इस वक्त बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत बेनीपट्टी प्रखंड अंतर्गत कटैया गांव में है। अब कटैया गांव कटैया पंचायत अंतर्गत आता है और इसी पंचायत के इसी गांव के एक ऐसे स्थान पर आए हैं, एक ऐसे घर आए हैं जो एक पीड़ित व्यक्ति का घर है। एक ऐसे व्यक्ति का घर है जो पुलिस की गुंडागर्दी का शिकार हुए हैं, जो वर्दी में गुंडागर्दी करने वाले पुलिस का पदाधिकारी होते हैं, जो पुलिस या टीम को पुलिस के जो कर्तव्य होते हैं उसको बदनाम करने का जो चोला पहनते हैं, वैसे पुलिस वाले के लाठी डंडे का और मार का शिकार हो गए। उस व्यक्ति के घर देखिए, आप बाहर भी दिखलाना चाहेंगे कि लोग जो है उनके घर अयादत के लिए आ रहे हैं, उनके घर उनका हाल खबर पूछने के लिए आ रहे हैं और लगातार लोगों का तांता लगा हुआ है, लगातार लोगों का भीड़ लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं जो कि ऑन रिकॉर्ड आपको दिखलाया जा रहा है। अब ये सच्चाई आपको दिखलाने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ हुआ है ये जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आखिर ऐसा क्या कर दिया, ऐसा कौन सा जुर्म था कि ताबड़तोड़ लाठियां बरसाई गई, वर्दी में गुंडागर्दी कर दी गई। ये लगातार खबरें आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं और टीम पक्की खबर भी इसी को पुष्टि करने के लिए ग्राउंड जीरो पर आई है और यहाँ उपस्थित लोगों से जानकारी लेने की कोशिश करेगी। हमारे साथ यहाँ पे कई सारे लोग हैं जो यहाँ पर आए हैं। कब आए आप लोग यहाँ पे? मैं लगभग आधा घंटे पहले आया हूँ। कैसे जानकारी मिली? एक वीडियो के माध्यम से मुझे जानकारी मिली, तो मैं इंसाफ मंच का प्रदेश संयुक्त सचिव हूँ। मेरा नाम नियाज अहमद सिद्दीकी है और मैं इस घटना की खबर सुनकर के सीतामढ़ी से मैं यहाँ आया हूँ। और यहाँ आने के बाद जब इस घटना की हमने तहकीकात किया, तहकीकात करने के बाद जो पता चला वो इतनी भयावह है जिसको बयान नहीं किया जा सकता। महज एक ट्रैफिक के मामले को लेकर के किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह से माने अमानवीय तरीके से मारपीट किया जाना, ये बिल्कुल सुन करके लोग माने स्तब्ध रह जा रहे हैं कि इस तरह से आदमी को कहीं मारा जाता है। ये पूरा अमानवीय तरीके से इनके साथ मारपीट किया गया। फिर उसके बाद थाना के अंदर ले जा करके जो प्रशिक्षु डीएसपी, जो अभी पता चला है कि यहाँ के थाना इंचार्ज हैं बेनीपट्टी के, उन्होंने जिस तरह से इसको मारा, वो अभी मैं ये समझता हूँ कि जब अभी वो ट्रेनिंग पीरियड में इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, अगर कल को वो पदस्थापित हो जाएंगे तब वो न जाने क्या क्या करेंगे। इसलिए इनकी घटना से ये पता चलता है कि ये महज एक संजोग नहीं है, बल्कि ये प्री प्लान तरीके से किया जा रहा है। चूँकि हमारे बिहार का जो मुखिया है नीतीश कुमार, वो नीतीश कुमार मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। और अभी बिहार में सिर्फ मुख्यमंत्री का मुखौटा जरूर नीतीश कुमार हैं, लेकिन यहाँ की सरकार को बीजेपी चला रही है, यहाँ की सरकार को आरएसएस के लोग चला रहे हैं। और आरएसएस के इशारे पर प्री प्लान अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर इस तरह से हमले किए जा रहे हैं। वर्दी में आरएसएस के लोग काम कर रहे हैं, वर्दी आरएसएस के लोगों को वर्दी पहनाया जा रहा है और वर्दी पहन करके आरएसएस का लोग
आरएसएस के इशारे पर ये सारा घटना को अंजाम दे रहा है। अब क्या होगा इस मामले में, क्या मिलना चाहिए? पीड़ित जो है व्यक्ति, उनको कैसे इंसाफ मिलेगा? फिर हम इंसाफ मंच की ओर से मांग करते हैं यहाँ के एसपी से और सुशासन बाबू से कि इस तरह से ये जो प्रशिक्षु डीएसपी है, जो वर्दी पहन करके आरएसएस का काम कर रहा है, उस डीएसपी को और जो भी पुलिसकर्मी इस घटना में संलिप्त हैं, उन तमाम लोगों के खिलाफ नो सस्पेंशन, उन लोगों को इमीडिएट डिसमिस किया जाना चाहिए, उन लोगों पर एफआईआर किया जाना चाहिए। अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये तो अत्यंत शर्मनाक बात कितने दिन हो गए इस मामले को? 29 को ही ये घटना घटी है। 2 फरवरी है आज। जी, तो ये इस बात से ये पता चलता है कि यहाँ का जो प्रशासन है ये इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है, इस मामले की लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये मामला दबने वाला नहीं है। क्या करना चाहिए उनके लिए, क्या करना चाहिए? आप इंसाफ मंच से हैं, आप अपना परिचय बता रहे हैं, तो क्या होना चाहिए? इनको न्याय मिलने के लिए क्या होना चाहिए? इनको इनके खिलाफ अगर जल्द से जल्द उन तमाम लोगों को अगर डिसमिस नहीं किया गया और मौलाना का समुचित इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए और इनको सरकार की ओर से इनको मुआवजा दिया जाना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो हमारे संगठन यहाँ से लेकर के पटना तक और जरूरत पड़ी तो दिल्ली तक हम लोग लगातार आंदोलन करेंगे, सड़क से लेकर सदन तक। सुशासन बाबू को चैन से बैठने नहीं देंगे जब तक इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं। तो इसमें इनकी गलती क्या थी? कोई गलती नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ। गलती का कैसे कोई कर सकता है ऐसा? कोई गलती नहीं है, चूंकि ये प्रशासन जो है आरएसएस के इशारे पर काम कर रहा है। ये जानबूझ करके एक आदमी जब सड़क पे चलता है, कोई भी ट्रैफिक पुलिस उसको रोकती है। बहुत दफा ऐसा होता है कि आदमी जब तक समझ पाया, जब तक थोड़ा आगे बढ़ जाता है, तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाना ये कोई इतना बड़ा अपराध नहीं है जिसके लिए आदमी को इस तरह अमानवीय तरीके से मारा जाए। यानी वाहन चेकिंग के क्रम में ऐसा हुआ है? जी, वाहन चेकिंग के क्रम में जब ये थोड़ा आगे बढ़ गए, उसके बाद एक पुलिस वाले ने इनके गाड़ी पर लाठी मारा और फिर उसके बाद इनको बुरी तरह से मारा, थाने के अंदर मारा, बिल्कुल अमानवीय तरीके से मारा। हमारे साथ खुद वो पीड़ित व्यक्ति हैं, वो मौलाना है, जिनको कहीं ना कहीं वर्दी में गुंडागर्दी का जो शिकार हो गए हैं, वो व्यक्ति हैं इस वक्त स्क्रीन पर आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे, जिनके साथ एक दुर्व्यवहार किया गया प्रशासन के द्वारा। अब समझ ये नहीं आ रहा कि जाए तो जाए किधर। जिनको रक्षक बनाया गया था वही भक्षक बन गए और नतीजा ये है कि लाठियों की बौछार कर दी गई। मामला क्या था, सच्चाई क्या था, हुआ क्या था, घटा क्या था, ये जानने के लिए डायरेक्ट ग्राउंड जीरो पर टीम पक्की खबर पहुंची है। डायरेक्ट पीड़ित व्यक्ति से बात करके जानना चाहेंगे कि क्या क्यों इनको पीटा गया, क्या वजह थी, क्या मामला है, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर आप वायरल होते हुए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैं मोहम्मद फिरोज़। अभी स्वस्थ हैं? अभी आपको पहले से आराम है? अभी आराम, अभी दर्द हो रहा है। दर्द अभी भी बहुत ज़्यादा है? जी, अभी भी सुई के लिए बोला, सुई तुरंत लेंगे। अभी एक दर्द अभी भी काफ़ी है। कितनी आयु होगी आपकी? अभी 36 पूरा हो गया, 37 शुरू हुआ है। क्या गलती थी आपकी? कहाँ कैसे आपको पीटा गया? गलती हमारे सर कुछ भी नहीं थी। अब हम तो अल्लाह के से बारगाह में दुआ करेंगे कि अल्लाह हमारी कौन सी गलती थी कि हमें ये सज़ा मिली है। सर मैं वहाँ से ससुराल सुनई से मैं आ रहा था, धुनी काफ़ी तेज़। कितने बजे की घटना है? 9 बजे सुबह। अच्छा जी, बताइए। जब मैं वहाँ से निकला मोहम्मदपुर पुल पर, चूँकि धुनी ज़्यादा होने के बिना पर मैं सोचा कि लोग ऐसे खड़े हैं, तो बाद में जब पुल के करीब से आगे बढ़ने लगे तो मैंने पड़ा कि पुलिस की गाड़ी आवाज़ दे रही है, तो मैं आगे बढ़ के रुका। रोके आप? जी जी जी। तो रोकने में जो ताख़ीर किया तो सीधे एक लाठी गाड़ी पे लगी। तो मैं जब बोला कि क्यों मार रहे हैं सर? सर मैं बोला तो सर जब तक के लिए कई थप्पड़ बाल पकड़ के मारा, फिर मार वहाँ पर जितना मारना हुआ हाथ पैर से मारे ही। उसके बाद किसी से कहवा के लाठी से वहाँ भी पिटवाए और फिर जब मैं बेहवास हो गया तो फिर गाड़ी में पैक करके, और गाली गलूज खूब किया उन्होंने, जो गाली देना हुआ वो दिया ही। अलमुख्तसर मैं फिर थाना में लाए। थाना में लाने के बाद जब लॉकर में बंद कर दिया, मैं सोचा कि लगता है कुछ देर के बाद मुझे छोड़ देंगे, लेकिन डीएसपी साहब कुछ देर के बाद जब आए तो मुझे बाल पकड़ के मारा। फिर जैसे जहाँ मारा और मारने के बाद हवलदार को कहा लाठी लेकर आओ, इसके चूतर पर लाठी मारो। और जो दो ऐसा लाठी मारना शुरू हुआ कि सर मेरा निशान देखेंगे लाठी के अगर,
तो आपके भी आंख से आंसू आ जाएगा। ऐसे मैं तो बर्दाश्त करके मैं आंख से आंसू को रोके हुआ हूँ, लेकिन मैं बहुत रोया। मैं सोचा कि लगता है कि इस दुनिया में मैं मौलवी किस्म के आदमी का कोई वक़ार नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। देखिए घबराइए नहीं। अब तो उसके बाद फिर ग्रामीणों के द्वारा या फिर कैसे आपको फिर वहाँ से लाया गया? क्या आप मैं बहुत देर के बाद कोई ना फ़ोन कराया गया। मैं पानी के लिए एक हवलदार है, रंजीत क्या नाम है, मैं पानी वो बोतल को खाली करके चला गया कि पानी इसको नहीं मिलनी चाहिए, पानी मांगे तो मुंह में डंडा कर देना। और मैं बाद में किसी मुसाफिर के मार्फत से पानी भी लिया और एक पर्ची पर नंबर लिख करके, इसी में ही मेरा भांजा है, मैं अपने इसको बेटा जानता हूँ और मेरा ही भांजा भी है, अब इसका उस्ताद भी है। मैंने नंबर लिख के दिया, मुझे नंबर याद नहीं था। मैं सोचा कि कम से कम मेरा आपका फ़ोन भी जब्त कर लिया? जी मैं सोचा कि कम से कम मेरा भांजा बोलेगा तो कम से कम किसी के मार्फत से मुझे छुड़ा देगा। लेकिन जब लेट हुई तो मैं सोचा कि लगता है खबर नहीं हुई है। मैं हवलदार को कहा कि नंबर से बात कराओ, तो हवलदार डांट के कहता है कि तुम को जितना कहते हैं उतना ही बोलना, आगे मत बोलना। और मतलब आपको दबाव भी बनाया गया आपके ऊपर? जी पूरा फुल दबाव। और कहा बेनीपट्टी थाना के अलावा कुछ नहीं बोलना, चूँकि हमको मार बड़ी लगी हुई थी, कुछ भी मोबाइल जब्त कर लिया गया। फिर उसके बाद सर बहुत टॉर्चर किया गया, बहुत शब्दों का, मतलब मैं क्या कहूँ, मैं जो लफ्ज़ मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया गया आपको? जी हर लफ्ज़ का। फिर छोड़ा कैसे आपको? यहाँ तक के लफ्ज़ ऐसे थे सर कि तुम्हारे बाप के सामने में तुम्हारे बाप के बुला कर पीटेंगे। हमने कहा कि सर मेरा बाप तो अभी कुछ दिन पहले इंतकाल ही कर गए हैं, मेरी माँ भी घर पे नहीं है। कहा तुम्हारे समाज के लोगों के सामने में तुमको पीटेंगे। बहुत लफ्ज़ बोला गया। कौन ऐसा बोल रहा था? बेनीपट्टी थाना अध्यक्ष? DSP साहब, गोरे करके लंबे करके हैं। अच्छा। हाँ, वो गौरव कुमार शायद नाम उनका है। नाम तो मुझे बाद में पकड़ के भी वही ले गए थे? जी। और मैं बहुत रोया, बहुत बिलका, बहुत टेंशन में था मैं, चूँकि और जब मेरे आँख, अभी तो मेरे आँख से आंसू गिर रहे हैं, चूँकि आप लोगों को देख करके, चूँकि मोहब्बत आपके लोगों को देख करके मेरे दिल से मतलब नहीं, मतलब रोशनी की तरह पानी गिर रहा है। वरना मैं इतना मार खाने के बाद भी मेरे आँख से आंसू का कतरा नहीं टपक रहा था। तो रंजीत और दरोगा साहब कहना हुआ कि तुमको इतना मार पड़ा लेकिन तुम रोता नहीं, तुम आदमी को जानवर हो। मैं सोचा कि मैं क्या रो, मैं तो अब मरने के काबिल हूँ। अभी भी सर मुझे ज़िंदगी जीने का मन नहीं है। मैं पता नहीं कब मैं मर जाऊँगा, कुछ पता नहीं चल रहा है। अपने आप में टेंशन लैज हूँ। पूछिए, मैं 2 दिन 2 रात तक मेरे मुंह में कुछ गया नहीं, कुछ भी नहीं गया। रात भी मतलब आया हूँ तो दर्द फिर शुरू हो गया है। तो मतलब आज भी मैं कुछ खाने का मन नहीं किया है, आज भी मैं परेशान हूँ। लेकिन चूँकि अब हमको ये बताइए, आपको छोड़ा कैसे, फिर आपको वहाँ से रिहा कैसे किया? अब वो हमारे शफीक भाई हमारे हैं, इनके अब्बा, वो बड़ी प्रखंड JDU के प्रखंड, पैरवी वगैरह करने पे? जी पैरवी की, बहुत पैरवी करने के बाद वो तो सर ही हमारे भैया बताएंगे कि कैसे छुड़ाए, वो तो उन्हीं को पता होगा। यहाँ पर और भी लोग हैं, इनसे भी बात करके जानना चाहेंगे। आप अयादत करने आए हैं, आप साथ इनके बैठे हैं, लगातार ये ज़ारो कतार रो रहे हैं। इनके साथ जो प्रशासन ने जो रक्षक भक्षक बन करके व्यवहार किए हैं, रवैया अख्तियार किए हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये बहुत ही दुखद है। किसी भी नागरिक के साथ इस तरह का अवांछनीय व्यवहार करना, ये बुझिए कि संविधान की हत्या करने के बराबर है। और मौलाना के साथ जो चीज़ें हुई है वो बहुत ही दुखद है। और हम लोग लगातार प्रशासन से, वरीय पुलिस पदाधिकारी से, और जहाँ तक संभव हो रहा है DGP से लेकर SP तक से, कल से लगातार हम लोगों की बात हो रही है। और मैं आपके माध्यम से प्रशासन से कहना चाहता हूँ, अगर दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो एक बड़ा आंदोलन और बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए लोग तैयार है। समाज के सभी वर्ग के लोग एक होकर इस अन्याय के खिलाफ लोग खड़े हैं और मौलाना के साथ खड़े हैं, क्योंकि एक विक्टिम, जो एक व्यक्ति के साथ जिस तरह का अत्याचार किया गया है प्रशासन के द्वारा, ये बहुत ही दुखद है। और हम तमाम लोग इनके साथ हैं, इनके दुख के साथ खड़े हैं और प्रशासन से लगातार बात कर रहे हैं कि आप तुरंत कार्रवाई करें जो लोग दोषी हैं। अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं और इस इतने बड़े घटना
को पर्दा देने का काम करेंगे तो लोग उग्र होकर आपके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। क्या लगता है प्रशासन के द्वारा की गई गलतियों को ढांकने के लिए, उसको जो है उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए ये 3 से 4 दिन हो जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है? देखिए, ये प्रशासन अपनी नाकामी को छुपाने का प्रयास तो करेंगे ना, लेकिन अब लोगों में ये जानकारी और लोग जागे हैं, इस मुद्दे को लेकर लोग पहुंच रहे हैं वरीय पदाधिकारियों के पास। तो अब मुझे लगता है कि प्रशासन को कार्रवाई करने पर मजबूर कर दिया है लोगों ने, और मुझे लगता है प्रशासन कार्रवाई करेगी, और नहीं करेगी तो फिर जनतंत्र है, लोकतंत्र है, हम आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम सैयद तनवीर अनवर, पूर्व महासचिव बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस। आप अपना भी परिचय दे दीजिए। मैं मोहम्मद फिरोज़, पिता मोहम्मद यूनुस, ग्राम पोस्ट कटैया, थाना बेनीपट्टी, जिला मधुबनी का स्थायी निवासी हूँ। तो मेरी मौजूदगी इस वक्त बेनीपट्टी प्रखंड अंतर्गत बेनीपट्टी थाना भी पड़ता है, तो उसी अंतर्गत कटैया गांव में था। और कटैया गांव में एक ऐसे घर पे है, एक ऐसी जगह पर है जहां वर्दी में गुंडागर्दी किए गए प्रशासन के द्वारा शिकार व्यक्ति के हालात को दिखलाने के लिए आपके सामने आए थे। आप देख सकते हैं किस तरह से हज़ारों कतार रो रहे हैं, लगातार रो रहे हैं, परेशान हैं, दर्द से करा रहे हैं। और ये दर्द दिया है उन्होंने जिनको रखा जाता है। हम आम आवाम के पैसों के बदौलत ही, हम आम आवाम के टैक्स के बदौलत ही जिनको नौकरी पर रखा जाता है, पैसा दिया जाता है और उन्हें रखा ही जाता है कि दर्दमंदों को दर्द से दूर रखे। लेकिन उन्होंने उल्टा फार्मूला अप्लाई कर दिया बिहार सरकार को, और बिहार सरकार की सिस्टम को, भारत की सिस्टम को, संविधान को पूरी तरह से एक बड़ा चैलेंज दे दिया है। बिहार के मधुबनी जिला के बेनीपट्टी थाना के उस सिपाही ने, उस व्यक्ति ने जो वर्दी में गुंडागर्दी का एक चोला पहन रखा, इस तरह का अत्याचार किया है। इस तरह से एक मुस्लिम कौम के लोगों को या फिर किसी के साथ हम लोग खबर दिखलाते हैं निष्पक्षता के साथ, तो मेरा ये मानना है कि किसी के साथ भी हो, कहते हैं इंसान इंसान ही होता है, इंसान का दर्द तो दर्द ही है। इस तरह से दर्द में करा रहे हैं, परेशान हैं। इंजेक्शन के बदौलत लोग लगातार तांता लगाए हुए हैं, इनसे मिलने आ रहे हैं। इसी वजह से लगातार उनको जो है इतनी दर्द में भी, इतनी दिक्कतों के साथ भी इनके साथ लोग बैठे हैं। बिल्कुल इनसे और भी लोग बात कर। जी, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, ये जो हादसा हुआ है ये एक हादसा नहीं कहा जाए इसको, बल्कि सोची समझी हुई एक साजिश और एक प्लानिंग के तहत। इसलिए कि चेकिंग वाहन के दौरान एक फ़र्द का आना जाना नहीं होता है, किसी एक बाइक वाले या किसी एक कार वाले या किसी एक गाड़ी वाले का आना जाना नहीं होता है। अनेक गाड़ियाँ आती और जाती है। आप किसी को भी इस तरह से पीट सकते थे, आप किसी को इस तरह से हाथ लगा सकते थे। और एक जानवरों जैसा सलूक इंसान के साथ जो यहाँ के डीएसपी ने किया है, वो इन्हीं के साथ क्यों? एक टोपी और दाढ़ी रखने की बुनियाद पर। अगर आपकी यही फिक्र, यही सोच थी तो किसी और वाहन वाले के साथ ऐसा कर सकते थे, लेकिन इनके साथ तो करना ही नहीं है, कानून में है ही नहीं। ऐसा आपने किया है तो ये सरासर जुल्म किया है। और एक इंसान के साथ आपने ये जालिमा हरकत नहीं किया है, बल्कि आपने एक संविधान के साथ छेड़छाड़ किया है, जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और इस मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है। पीड़ित को उनका पूरा इंसाफ मिलना चाहिए और इस मामले पर कोई डिस्कस नहीं, कोई समझौता नहीं। मैं प्रशासन से, आपके चैनल के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि हर हाल में इंसाफ चाहिए, और अगर इंसाफ ना मिला तो मैं हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कानून के दायरे में रह करके, कानून के अंतर रह करके हम किसी भी हद तक इंसाफ मांगने को इच्छुक है और जा सकते हैं। क्या परिचय हुआ आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद कलीम अशरफ है। मैं जयनगर प्रखंड से ताल्लुक़ रखता हूँ। वहाँ से चलकर आए हैं? जी, मैं वहाँ से चलकर। कैसे पता चला आप लोगों को? मुझे हमारे इलाके के बहुत सारे लोग हैं और हमारी जमात के लोग हैं, और सोशल मीडिया के ज़रिए आज मिनटों में कहाँ से कहाँ खबर मिल जाती है। जब हमें खबर मिली है तो मैं तमाम कामों को छोड़कर पीड़ित से मिलने आ गया, और मैं इनके कदम से कदम मिलाकर इंसाफ दिलाने की और इंसाफ मांगने की मैंने पूरा आश्वासन इन्हें दिया है। हमारे साथ और भी लोग हैं, क्योंकि लगातार कई सारे लोग इनसे मिलने आए हैं। यहाँ पर एक मुफ्ती साहब हैं, इनसे बात करके जानना चाहेंगे, क्योंकि इंसाफ इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं इन लोगों के ऊपर भी आता है। क्या इनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं हुई? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तमाम ख़बरों को बहुत तेज़ी के साथ आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। मैं फ़िरोज़ुल क़ादरी मिसबाही
जामिया नबविया रामपुर मधवापुर से हूँ। मैं इदारा शरिया मधुबनी बिहार का मैं नायब सदर हूँ और इस वक्त में मैं इदारा शरिया पटना के नुमाइंदा के तौर पे आपके दरमियान हाजिर हूँ। सबसे अहम बात यह है कि इनके साथ में जो ज़ालिमाना रवैया हुआ है वो गैर इंसानी सलूक कतई बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। इनके साथ में जो कुछ भी हुआ और जिस तरह के नफ़रत आमेज़ बातें इनके साथ में की गई है, जो इससे पहले भी आप लोगों ने सुना होगा, यकीनन एक प्लानिंग के तहत ही की जा सकती है। एक बड़े ओहदे पर रहते हुए जो कि गवर्नमेंट कहीं न कहीं आवाम के पैसे से ही ऐसे लोगों को इस ओहदे पर बहाल रखती है, लेकिन अगर उस ओहदे पर रहते हुए अगर वो किसी आम पब्लिक के साथ, आम नागरिक के साथ इस तरह के ज़ालिमाना सलूक करता है, नफ़रत आमेज़ बातें करता है, तो ऐसे अधिकारियों को, चाहे वो डीएसपी हो, चाहे वो किसी भी सतह का अधिकारी हो, जब तक कि उनको नौकरी से बर्खास्त करके उनको हटाया नहीं जाए, जब तक उसके अंदर से मज़हब का जो नफ़रती कीड़ा है जब तक वो ख़त्म ना हो जाए, ऐसे लोगों को कतई गवर्नमेंट को बहाल ही नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारी ये अपील है गवर्नमेंट से भी और मधुबनी ज़िला अधीक्षक जो हैं एसपी साहब, उनसे भी, डीएम साहब से भी, जो भी प्रशासनिक लोग हैं उन लोगों से भी, कि बग़ैर किसी सोचे समझे, और इसमें जो 2-4 दिन का वक्त लग रहा है तो मैं समझता हूँ कि लिपापोती का ही काम चल रहा है। कहीं ना कहीं ये प्रशासन की नाकामी भी है और अपनी नाकामी को छुपाने की वो कोशिश भी कर रहे हैं। इसलिए फ़ौरन और तुरंत ऐसे दोषियों पर कार्रवाई होना चाहिए और इनको इंसाफ मिलना चाहिए, और अगर नहीं मिलता है तो फिर हम सारे के सारे लोग, चाहे वो उलमा हो, चाहे वो जो भी तंजीमें हो, मिली तंजीमें हो, समाजी तंजीमें हो, चाहे हमारे आवाम के जो लोग भी, तमाम मुसलमान के साथ तमाम वर्ग के लोग, तमाम कास्ट के लोग, तमाम मज़हब के लोग मिल कर के, और बेनी पट्टी ही नहीं मधुबनी और जहाँ तक जाना पड़े ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ में आंदोलन भी करेंगे और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ में जो कुछ भी करना पड़ेगा करने को तैयार हैं। तो ये एक ऐसा मामला सामने आता है कि पूरे बेनीपट्टी प्रखंड ही नहीं बल्कि पूरे ज़िला और बिहार ज़िला के साथ साथ मधुबनी ज़िले के साथ साथ पूरे बिहार में एक हलचल सा मचा देता है। और बिल्कुल इस तरह का मामला भी है। हमारे साथ एक जिला परिषद सदस्य हैं, इनसे बात करके जानना चाहेंगे। आप भी मिलने आई हैं? जी 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 जी। कैसे पता चला आप लोगों को? पूरा एकदम बिहार में फैल गया है। मधुबनी जिला से हट के पूरा बिहार में फिरोज जी का जो मामला है आज के डेट में पूरा फैला हुआ है। हम जिला परिषद के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भी हैं। तो ये इनसे मिलने के बाद जिस तरह से ये दर्द से करा रहे हैं, परेशान हैं, इंजेक्शन के बदौलत अभी समझिए कि हम लोग से बातचीत कर पा रहे हैं ये, तो क्या अब तक 3 दिन 4 दिन हो गए हैं, अब तक कोई इस पर कार्रवाई नहीं की गई है? देखिए नीतीश बाबू की जो सरकार है, देखिए रहे हैं प्रशासन का जो रवैया है, जो हर जगह गली मोहल्ले में प्रशासन दबदबा बना के रखे हुए हैं। जो फिरोज बाबू के साथ है, बोले हैं दोनों हाथ पकड़ के और इतना बेदर्दी से मारना, बताइए ये कहाँ का प्रशासन है? डीएसपी हो, एसपी हो, डीएम हो, जनता सुरक्षा के लिए नहीं लोग रहते हैं? अब ये कौन तरह का सुरक्षा है? जब लालू जी का राज था तो बोल रहा था जंगल राज है। ये कौन सा राज है? मंगल राज है भाई है? अब आया है जंगल राज, उस टाइम में था मंगल राज तो बोले जंगल राज। ये जंगल राज को आप साबित कर रहे हैं, इस तरह से आप जनता का सेवा कर रहे हैं। ये नीतीश बाबू सेवा कर रहे हैं आप, देखिए थोड़ा ही है। ये एक बिना मतलब में कोई अगर रहता है कि चल भाई गलती हुआ तो वो भी कानूनी कार्रवाई होता है। ऐसा नहीं फिजिकल टॉक आप नहीं कर सकते हैं। ये कहीं से भी न्याय नहीं है जो आप हाथ लगा करके मारिएगा। अगर आप वो गलती अगर करें तो आप उसको पकड़िए, आप जेल में डालिए, कि आप उसको मारिएगा लाठी डंडा हाथ मुक्का से। कहाँ का न्याय है? हम लोग उतरे हुए हैं, हम लोग के माननीय तेजस्वी जी आ रहे हैं, उनके कान तक ये बात पहुंची है, वो आ रहे हैं यहाँ पे फिरोज जी से मिलने के लिए। बहुत बड़ी बात है, धन्यवाद देते हैं उसके लिए हम तेजस्वी जी को। हम लोग अब उतरे हैं, इनको हम न्याय दिलाएंगे। हम लोग न्याय दिलाकर ही मानिए। इतने आप देखिए, एक बात और मैं कहना चाहूँगी, प्रशासन इतनी मतलब राजद के आदमी को चुन चुन के मार रहे हैं, राजद के ही आदमी को चुन चुन के मार रहे हैं, बताइए। तो हम लोग तो उतरे ही हैं। एक बार अपना परिचय बता दीजिए। राष्ट्रीय जनता दल महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष रेणु यादव, सह जिला परिषद कलवाही, क्षेत्र संख्या 20। तो इस तरह से देखिए लगातार
लोगों की भीड़ यहाँ पर कमने को नाम नहीं ले रही है और लगातार लोगों का तांता एकदम से लगता जा रहा है। ये सच्चाई हकीकत ये है कि आप बिहार में जंगल राज अब चल रहा है या पहले था, ये तो इस तरह के मामलात ही बयां करते हैं। अब इससे ही आप डिसाइड कीजिए, और ये जो किया है प्रशासन ने, जिसने भी किया हो, जिस पोस्ट पर भी हो, क्या वो गलत किया है या फिर कितना गलत किया है, ये बताने का प्रयास करेंगे कमेंट के माध्यम से, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि इस पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिल सके। आप देख रहे थे ग्राउंड जीरो से टीम पक्की खबर की स्पेशल रिपोर्ट। मैं फैजी चीफ रिपोर्टर पक्की खबर, कैमरा पर्सन साथी सद्दाम खान के साथ। जय हिंद।